तो बैंक ट्रेडिशनली यानी कि शुरू से ही इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की लैंडिंग एक्टिविटीज में, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग को फुलफिल करने के लिए, ताकि जो सोशल ऑब्लिगेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं, डाली गई हैं, उनको पूरा किया जा सके। तो प्रेजेंटली जो थ्रस्ट एरियाज हैं दीज आर एज बिलो। तो क्रेडिट थ्रस्ट क्या है? जहां पर आपको सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होता है। ओके, एंड जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है दैट इज 40% ऑफ द ANBC, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% है जो टोटल आपका प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है। एंड जो फॉरेन बैंक्स है विद 20 ब्रांचेस एंड अबव, उनको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो है विद इन अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5 years अचीव करना है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम April 1, 2013 टू द एंडिंग ऑफ March 31, 2018। एंड अगर कोई लोन जो है वो DRI स्कीम के अंडर दिया जाता है, यानी कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंडर दिया जाता है, तो उसे वीकर सेक्शन के लिए जो लोन दिया गया वो कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से जो एक्सपोजर होगा फॉर द लोन टू द वीकर सेक्शन वो 10% ऑफ ANBC से कम नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट का थ्रस्ट है, हाउसिंग लोन है, जो टारगेट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या फिर जो स्कीम फॉर्मुलेट की गई हैं KVIC के द्वारा, SIDBI के द्वारा, उनके अंडर लैंडिंग करना। एंड जब हम प्रायोरिटी सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अलावा जो बैंक्स हैं उन्हें जोर किस पे ऊपर देना है? हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन के ऊपर देना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो इंकरेज करते हैं कि क्रेडिट को जल्दी से एंड एक स्ट्रॉन्गर वे में स्ट्रेंथन किया जा सकता है शॉर्ट टर्म लोन को। यानी कि जब आप KCC को इशू करते हैं, एक तो आपका जो क्विकर डिस्पेंशन होती है क्रेडिट की, आप जल्दी से लोनिंग कर सकते हैं, एंड साथ के साथ ये आपकी शॉर्ट टर्म जो पोर्टफोलियो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का, उसे भी स्ट्रेंथन करता है। देन नेक्स्ट इट इज जिन ब्रांचेस में पोटेंशियल है, जो किसी स्पेसिफिक एरिया में एक्टिविटी के रिगार्डिंग काम कर सकती हैं, डेवलपमेंट कर सकती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए ताकि जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव किया जा सके। एंड एरिया बेस्ड स्कीम्स जो हैं वो डेवलप की जा सकती हैं ताकि जो एग्रीकल्चर लैंडिंग वगैरह है इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। देन इट इज क्रेडिट प्रायोरिटीज। जो क्रेडिट प्रायोरिटीज हैं ये बैंक के दो फैक्टर्स को देखकर सामने आती हैं। एक रहती है क्रेडिट क्वालिटी एंड दूसरा रहता है प्राइसिंग। यानी कि क्रेडिट क्वालिटी का मतलब है कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है। जब हम क्रेडिट क्वालिटी की बात करते हैं तब जनरली हम बात कर रहे हैं कि इस क्रेडिट के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, एंड जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि इससे कितनी इनकम है या हो सकती है, यानी कि कितना इनकम का पोटेंशियल है इसमें। तो सबसे पहली बात है कि जो प्रेफरेंस हमारी रहेगी वो किस चीज को रहेगी? हाईएस्ट रेटेड क्रेडिट को रहेगी, यानी कि जहां पर लोएस्ट रिस्क हो उसके लिए हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन बट जो हाईएस्ट आपका लोएस्ट रिस्क रहेगा वो आपको लोएस्ट यील्ड भी देगा, यानी कि उससे आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी सबसे कम होगा। एंड रिवर्स भी इसका बिल्कुल ही ट्रू है, यानी कि अगर आप हाई रिस्क क्रेडिट को चूज करते हैं वो आपको रिटर्न तो बहुत अच्छी देगा, यानी कि जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा इनकम पोटेंशियल रहेगा, यानी कि ये दोनों क्या है? डायरेक्टली रिलेशनल हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ बैंक डिफॉल्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्रॉफिट गोल्स को ध्यान में रखते हुए तो बैंकर जो है वो अपने इंटरेस्ट यील्ड को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है ताकि वो डिजायर्ड क्रेडिट रेटिंग के रहते हुए अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। एंड कई बार जो बैंक है वो मिक्स भी करता है, यानी कि डिफरेंट क्रेडिट रिस्क जो ग्रेड्स हैं उनको डिफरेंट यील्ड्स के ऊपर मिक्स करता है ताकि डिजायर्ड यील्ड को गेन किया जा सके, यानी कि मिक्सिंग करता है किसकी? रेटिंग की, क्वालिटी की विद द प्राइसिंग। नेक्स्ट इट इज टेन्योर ऑफ द क्रेडिट। जो कोई कमर्शियल बैंक्स हैं प्राइमरीली ये शॉर्ट टू टर्म, मीडियम टर्म मनी में डील करते हैं एंड कैपिटल मार्केट्स में डील करते हैं, एंड ज्यादा जो लार्ज एक्सपोजर्स हैं टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज में उसे एज्यूम ये नहीं करते हैं। एंड एज वी डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट यूनिट की जो मैचिंग है इन टर्म लोन्स की एंड इन्वेस्टमेंट की, दैट इज मॉनिटर्ड बाय द एसेट लायबिलिटी कमेटी, ताकि एसेट लायबिलिटी मिसमैच ना हो। सो इट इज डिजायरेबल कि एक सूटेबल सीलिंग प्रिस्क्राइब की जाए ऑन द टर्म एक्सपोजर, यानी कि आपने जो लंबे समय के लोन देने हैं उस पर आप किस तरह से कितने लिमिट तक आप एक्सपोज हो सकते हैं इन रिलेशन टू द टोटल क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ द बैंक, यानी कि जो टोटल क्रेडिट एक्सपोजर है बैंक का उसमें किस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक आप
टर्म लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स दे सकते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ज्यादातर एम्फेसिस दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के ऊपर। लेकिन बैंक को अपनी क्रेडिट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रूडेंशियल लिमिट्स को सेट करना पड़ेगा कि वो टर्म एक्सपोजर के लिए मैक्सिमम कितनी लिमिट्स को ले रहा है, कंसीडर कर रहा है। तो एक्सपोजर को किस तरह से देखा जाएगा कि जितना ज्यादा लंबा टर्म होगा क्रेडिट का, उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी उसमें क्रेडिट में, एंड उतने ही ज्यादा अटेंडेंट रिस्क हो सकते हैं उसमें। एंड बैंक जो है एसेंशियली शॉर्ट टर्म मार्केट में डील करता है, एंड बहुत ज्यादा बड़े जो टर्म एक्सपोजर्स हैं उनको एज्यूम नहीं करता है, उनको एक्सपेक्ट नहीं करता है। नाउ लेट अस लुक एट द क्रेडिट एक्विजिशंस। जो क्रेडिट एक्विजिशन हो सकती है वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एक्विजिशंस के थ्रू हो सकती है। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्राइमरी एक्विजिशंस। तो प्राइमरी एक्विजिशन किस हिसाब से होती है, जब आप एसेट को एक्वायर करते हैं, या तो आप नए अकाउंट को एक्वायर करते हैं एज अ सोल बैंकर, या फिर आप कंसोर्शियम के थ्रू करते हैं, या फिर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के थ्रू करते हैं, या फिर सिंडिकेशन के थ्रू करते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या करते हैं, नया जो क्रेडिट है उसे एक्वायर कर रहे हैं। एंड इन ऑर्डर कि हम अपने एसेट ग्रोथ को आसान एंड तेजी से बना सके एंड अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कम कर पाए, तो उसके लिए बैंक जो है वो कंसोर्शियम में एंटर हो सकता है, मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में हो सकता है, या फिर सिंडिकेशन अरेंजमेंट में शामिल हो सकता है उन एसेट्स के लिए जिन एसेट्स को अप्रेज किया गया है बाय ऑल इंडिया फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एंड अदर लैंडिंग बैंकिंग। तो कहने का मतलब है जब हम नए लोन को एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्विजिशन। तो या तो वो सिंगल बैंक करेगा, या फिर जो मल्टीपल बैंक्स हैं वो मिलकर इकट्ठे क्या कर सकते हैं, कंसोर्शियम मल्टीपल अरेंजमेंट या फिर सिंडिकेट अरेंजमेंट में शामिल हो सकते हैं। सेकंड, इट इज अ सेकेंडरी एक्विजिशन। सेकेंडरी एक्विजिशन का मतलब है कि पहले लोन दिया जा चुका है, अब बैंक ने दोबारा से लोन उसके ऊपर देना है। दैट इज अ टेक ओवर ऑफ द अकाउंट। यानी कि हाउसिंग के केस में आपने ज्यादातर सुना होगा कि लोन अकाउंट पहले चल रहा था, अब वो जो लोन अकाउंट है दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया है। तो पास्ट में क्या होता था, यानी कि पहले क्या होता था कि रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस जो रहती थी इस कॉन्टेक्स्ट में रहती थी कि जो बोरर्स हैं वो एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में जाना चाहते हैं ताकि वो डिसिप्लिन को अवॉइड कर सकें जो अकाउंट के कंडक्ट के ऊपर डाला जा रहा है बैंक्स के द्वारा, स्पेशली जब डाइवर्जन ऑफ फंड्स रहती है उसके रिगार्ड में। ठीक है, तो यहां पर रेगुलेशंस रहती थी टेक ओवर के केस में। लेकिन जब फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन हुई है तो बैंक्स की अपनी पॉलिसीज हैं एंड अपने प्रिंसिपल्स हैं जो बैंक की मैनेजमेंट के द्वारा ले डाउन किए जाते हैं फॉर द बेस्ट ऑफ द बैंक। यानी कि बैंक के इंटरेस्ट में जो पॉलिसीज या फिर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं तो उसके तहत एंड फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन के तहत अब बैंक्स के ऊपर इस चीज को छोड़ दिया गया है, रेगुलेटर के द्वारा इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो बहुत सी स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं बैंक्स के ऊपर जब वो लोन्स या फिर एडवांसेस को ग्रांट करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहली चीज ये है कि कोई भी जो बैंक है वो अपने शेयर्स के ऊपर ना तो कोई लोन दे सकता है ना कोई एडवांस दे सकता है, एंड दिस रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट इट इज कि बैंक्स को इस चीज की भी मनाही है, वो किसी भी तरह की लोन या फिर एडवांसेस देने की कमिटमेंट में नहीं आ सकते, या तो ना ही अपने डायरेक्टर्स या फिर किसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, वो पार्टनर है, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, गारंटर है, उसके बिहाफ पर भी वो लोन नहीं दे सकते। दिस रिस्ट्रिक्शन इज आल्सो इम्पोज्ड एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 20 सबसेक्शन 1। तो ना तो बैंक अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन दे सकते हैं, ना ही अपने डायरेक्टर्स की कमिटमेंट के बिहाफ पर लोन दे सकते हैं, ना ही किसी तरह की कमिटमेंट में एंटर हो सकते हैं उस कंपनी को लोन देने के लिए या फर्म को लोन देने के लिए जिसमें उनके डायरेक्टर जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं एज पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉय या फिर गारंटर। एंड साथ ही साथ कोई भी जो बैंकिंग कंपनी है बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के डायरेक्टर्स का या फिर उस कंपनी का या फर्म का जिसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट है पार्टनर की तरह या गारंटर की तरह, उसे माफ नहीं कर सकती। अगर माफी करनी भी है, वैसे तो माफ कर ही नहीं सकती है, लेकिन अगर माफी करनी है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यह चीज भी मेंशन है अंडर सेक्शन 20A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड अगर कोई ऐसी माफी की जाती है लोन की तो उसे वॉइड माना जाएगा एंड इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन,
डेट इज अपॉन द होल्डिंग ऑफ द शेयर्स इन एनी कंपनी, कि कोई भी जो बैंक है वो किसी और कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकता एक्सेप्ट द कंडीशन दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन। एंड ये कहता है कि चाहे बैंक एक प्लेजी की तरह, चाहे मॉर्गेजी की तरह, या फिर मॉर्गेज ओनर की तरह जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। लाइकवाइज XYZ बैंक ने PQR फर्म के शेयर्स को होल्ड करना है, ठीक है, तो PQR की जितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल है उसके 30% से ज्यादा, या फिर XYZ अपनी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व के 30% से ज्यादा, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर है उससे ज्यादा होल्डिंग दूसरी कंपनी में नहीं कर सकता। तो या तो PQR की जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 30%, एंड जो बैंक इन्वेस्ट करने जा रहा है उसकी अपनी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का 30%, जो भी अमाउंट इसमें से लोअर होगा उससे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, होल्डिंग नहीं कर पाएगा एज आइदर अ प्लेजी और मॉर्गेजी और एब्सोल्यूट ओनर। इसी तरह से बैंक जो है किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड नहीं करेगा कंपनी को फॉर बाय बैक ऑफ देयर शेयर्स, यानी कि अपनी ही कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए जो बैंक है वो किसी भी तरह का जो लोन है वो किसी कंपनी को प्रोवाइड नहीं करेगा। नाउ लेट अस लुक एट द रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो बिना बोर्ड के प्रायर अप्रूवल के या फिर बिना बोर्ड की नॉलेज के कोई भी जो लोन है या फिर एडवांस है जिसका जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 25 लाख या उससे ज्यादा है, वो बैंक के डायरेक्टर, जिसमें CMD और ED भी आते हैं, उनके रिलेटिव्स को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी कमेटी जिसमें कोई ऑफिसर शामिल है एज मेंबर, किसी भी तरह का जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो अपने किसी रिलेटिव को नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट हायर सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो ऐसा कर सकती है। इसी तरह से रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोई भी जो बैंक है वो किसी भी तरह का फाइनेंस नहीं दे सकता इस तरह की एक्टिविटी के लिए जिसमें ODS को प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस किया जा रहा है। दिस इज अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो ये रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन है ये। नेक्स्ट इट इज कई तरह की सेंसिटिव कमोडिटीज हैं जिनको स्पेसिफाई किया जाता है स्पेसिफिक टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा, जिनके अगेंस्ट आप एडवांस नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से बैंक जो है किसी भी तरह का कमीशन नहीं पे करेंगे स्टाफ मेंबर्स को एंड ऑफिसर्स को फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन्स। लोन की रिकवरी के लिए किसी भी तरह का कमीशन जो है वो स्टाफ मेंबर्स को और ऑफिसर्स को पे नहीं किया जाएगा। बैंक किसी भी तरह का जो बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसमें ऑनलाइन रेमिटेंस स्कीम भी शामिल हो सकती है उसे अलाउ नहीं करेंगे, ऑफर नहीं करेंगे इंसेंटिव के साथ, एक्सेप्ट इनएक्सपेंसिव गिफ्ट, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑफर नहीं किया जाएगा जिसमें कोई गिफ्ट दिया जाए, लेकिन सिर्फ उसमें इनएक्सपेंसिव गिफ्ट दिया जा सकता है जिसकी कॉस्ट जो होगी वो 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अगर बैंक लोन देता है, फाइनेंस करता है शेयर्स के अगेंस्ट, डिबेंचर्स के अगेंस्ट, ये ऑलरेडी हमने प्रूडेंशियल नॉर्म्स में देखा था, बॉन्ड और इंडिविजुअल्स को देता है तो उसके केस में अगर तो सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में है तो 10 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, अगर डीमैट फॉर्म में है तो 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, एंड जो मार्जिन रहेगा फिजिकल फॉर्म में वो कम से कम 50% का रहेगा, एंड डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ये जो मार्जिन रहेगा दैट विल बी 25%। जो एडवांस दिया जाना है शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स को या फिर कमोडिटी ब्रोकर्स को, वो इस तरह की सीलिंग से बाहर है। एंड इसी तरह से बैंक को बचना चाहिए फ्रॉम सैंक्शनिंग एडवांसेस, यानी कि दूसरे बैंक्स की जो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट्स हैं उनके अगेंस्ट बैंक को सैंक्शन नहीं करना है लोन को। एंड ऐसे ही जो बैंक्स हैं दे मे नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट द CDs, यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैं उनके अगेंस्ट लोन ग्रांट नहीं करना चाहिए। ना ही वो परमिटेड है कि वो अपने CDs को मैच्योरिटी से पहले बाय बैक कर सकते हैं, एक्सेप्ट लैंडिंग, यानी कि लैंडिंग कर सकते हैं लेकिन बाय बैक नहीं कर सकते हैं। ना ही उन्हें परमिशन है कि वो उन CDs को बाय बैक कर सकते हैं डेट आर हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स। तो 3 चीजें यहां पर कि ना तो बैंक उन CDs के अगेंस्ट जो दूसरे बैंक्स को बिलोंग करती हैं उनके अगेंस्ट लोन ग्रांट कर सकते हैं, सेकेंडली ना ही वो
अपनी सीडीज को बाय बैक कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले एक्सेप्ट लेंडिंग, एंड ना ही वो जो म्यूचुअल फंड में उन्होंने सीडीज अपनी रखी हुई हैं उन्हें वो बाय बैक कर सकते हैं। दैट सेज नो बैंक शैल ग्रांट एनी लोन और एडवांस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, यानी कि आईडीआरस के अगेंस्ट किसी भी तरह का जो लोन है या एडवांस है ग्रांट नहीं किया जाएगा, एंड ना ही कोई भी जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की गई है इंडिया में आईडीआरस के कोलेटरल मानते हुए, सिक्योरिटी मानते हुए लोन दिया जाएगा। इसी तरह से जो बैंक हैं वो किसी भी तरह का एडवांस नहीं देंगे फॉर द परचेज ऑफ गोल्ड, यानी कि किसी भी फॉर्म में गोल्ड को परचेज करने के लिए लोन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो प्राइमरी गोल्ड है, गोल्ड बुलियन है, ज्वेलरी है, क्वाइंस हैं, यूनिट ऑफ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ईटीएफ है, यानी कि ना ही वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं गोल्ड के उनको परचेज करने के लिए लोन दिया जाएगा, यानी कि गोल्ड को परचेज करने के लिए किसी भी तरह का जो लोन है वो नहीं दिया जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट द प्रूडेंशियल गाइडलाइंस। तो प्रूडेंशियल गाइडलाइन क्या है कि जब भी हमने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना है एमएसएमई को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एमएसएमई को करना है तो हमने कौन सा मेथड यूज करना है, 5 करोड़ तक टर्नओवर मेथड का इस्तेमाल करना है। एंड जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देना है तो 2 करोड़ रुपए तक हमने टर्नओवर मेथड का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से प्रूडेंशियल गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रमोटर्स इक्विटी। इसके अलावा जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो किसके द्वारा दे जाते हैं, जो क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स हैं या फिर जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं। एंड बैंक्स को साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का लोन या फिर एडवांस जो है सैंक्शन ना किया जाए अगेंस्ट द एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट इन द स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे किसान विकास पत्र केवीपीज हैं, तो इनको होल्ड करते हुए, इनकी एक्विजिशन करते हुए किसी भी तरह का जो लोन है वो सैंक्शन ना किया जाए। इसी तरह से प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द इंगेजिंग ऑफ रिकवरी एजेंट्स, आरएज एंड ट्रेनिंग। So that was all about the credit delivery.